जैसा कि आप सब जानते हैं, रुचि सोया इंडस्ट्री रिसेंटली ही बिजनेस वर्ल्ड की हेडलाइंस बन चुकी है। जो कंपनी कुछ टाइम पहले तक बैंक्रप्सी की कगार पर थी, उस कंपनी का शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट पर रीलिस्ट होने के कुछ ही महीनों में 9000% से भी ज्यादा बढ़ गया और अब पतंजलि ग्रुप रुचि सोया इंडस्ट्री का एफपीओ ला रहा है। इस वीडियो में हम रुचि सोया इंडस्ट्री का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द मास्टर प्लान ऑफ पतंजलि ग्रुप बिहाइंड रुचि सोया इंडस्ट्रीज। सो लेट्स बिगिन विद द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रुचि सोया इंडस्ट्रीज। रुचि सोया इंडस्ट्री की जर्नी स्टार्ट होती है इंदौर से 1986 में। अपने स्टार्टिंग के कुछ ही सालों में रुचि सोया इंडस्ट्री इंडिया की लार्जेस्ट एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी बन गई थी, जो हर साल 3 मिलियन मेट्रिक टन एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करती थी। उस टाइम पे रुचि सोया इंडस्ट्री अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करती थी एंड स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए 1 मिलियन रिटेल स्टोर्स को अपने प्रोडक्ट सर्व करती थी। कंपनी के पास 150 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड ब्रांड नेम्स है, जिसमें से न्यूट्रेला, महाकोश, रुचि नंबर 1, सनरिच एंड रुचि गोल्ड सबसे ज्यादा फेमस है। न्यूट्रेला इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग सोया फूड ब्रांड है, जो अबाउट 50% ऑफ मार्केट शेयर को होल्ड करती है। 2011 तक रुचि सोया इंडस्ट्री का प्रॉफिट आसमान छू रहा था। इनफैक्ट 2015 तक कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, लेकिन उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया। रीजंस बिहाइंड बैंक्रप्सी। नंबर 1 इज कास्टर सीड ट्रेडिंग। रुचि सोया इंडस्ट्री का लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता था कंपनी की कमोडिटी ट्रेडिंग एक्टिविटीज से। अब जिनको नहीं पता कि कमोडिटी ट्रेडिंग्स होती क्या है, एग्जांपल के तौर पे हम रुचि सोया इंडस्ट्री की ही बात करें तो देखो, रुचि सोया इंडस्ट्री को कास्टर सीड ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल यानी कि कास्टर सीड तो चाहिए ही। अब मान लो उस टाइम पे कास्टर सीड्स की प्राइस थी अराउंड 50,000 रुपीज पर मेट्रिक टन और कंपनी को ये लगता था कि कास्टर सीड्स की प्राइस आने वाले कुछ टाइम में और ज्यादा बढ़ेगी, तो कंपनी ने ट्रेडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 50,000 रुपीज पे। यानी कि अगर कुछ महीनों के बाद कास्टर सीड्स की प्राइस मान लो 60,000 या 65,000 भी हो जाए, तब भी रुचि सोया इंडस्ट्री ट्रेडर्स को 50,000 रुपए ही पे करेगी। अब मान लो कास्टर सीड्स की प्राइस 50,000 से 55,000 हो गई, तब भी कंपनी को 50,000 ही पे करना पड़ेगा। यानी कि इवेंचुअली वो अपने कस्टमर्स को अगर अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कम प्राइस में भी प्रोडक्ट्स ऑफर करे, तब भी उसका प्रॉफिट मार्जिन अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन मान लो अगर कुछ समय बाद कास्टर सीड्स की प्राइस 40,000 हो जाए, तब भी कंपनी को 50,000 ही पे करना पड़ेगा। और बिल्कुल यही हुआ। जब कास्टर सीड्स की प्राइस 50,000 रुपीज पर मेट्रिक टन थी, तब रुचि सोया इंडस्ट्री ने काफी बड़ी अमाउंट में लॉन्ग पोजीशन को बुक कर लिया, इस उम्मीद पे कि कंपनी इस डील से ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करेगी। लेकिन देखते ही देखते कास्टर सीड्स की प्राइस गिरने लगी और सिर्फ 2 महीनों के अंदर 20% तक गिर गई, जिसकी वजह से कंपनी को बड़े बड़े लॉसेस होने लगे और कंपनी के परफॉर्मेंस पर भी इसका इफेक्ट होने लगा। नंबर 2, इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। क्योंकि रुचि सोया इंडस्ट्री का बिजनेस हाईली वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव था, कास्टर सीड्स ट्रेडिंग की वजह से कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज होने लगी और उसको अपना प्रोडक्शन 40% तक कम करना पड़ा और इवेंचुअली कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट होने लगा। नंबर 3, चेंजेस इन द गवर्नमेंट रूल्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हुई जब इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने अपने रूल्स को चेंज किया, जिसके अनुसार इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने अपने क्रूड ऑयल एंड रॉ मटेरियल्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया था और रुचि सोया इंडस्ट्रीज अपना मेजॉरिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स उसी से इंपोर्ट करती थी। अब कंपनी की सिचुएशन बैड से वर्स होने लगी। कास्टर सीड ट्रेडिंग लॉस, इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड लो वर्किंग कैपिटल जैसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कंपनी स्ट्रगल करने लगी और एज पर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2016 कंपनी के लॉसेस 800 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ चुके थे। इसके अलावा जो कंपनी के ऊपर डेट था वो भी 12,000 करोड़ तक पहुंच चुका था। फेलिंग बिजनेस एंड माउंटिंग लॉसेस के कारण बैंक्स पैनिक होने लगे और इवेंचुअली रुचि सोया इंडस्ट्री से अपना डेट वापस लाने के लिए कोशिश करने लगे। उसी वक्त कंपनी अपनी फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के कारण सेबी की स्पॉटलाइट के अंदर आने लगी एंड विद इन सम टाइम कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस से डीलिस्ट कर दिया गया। इन सभी हालातों की वजह से कंपनी के क्रेडिटर्स यानी कि जिसने उन्हें डेट दिया, जो थे एसबीआई एंड आईडीएफसी, उसने दिसंबर 2016 में कंपनी को बैंक्रप्सी कोर्ट में धकेल दिया फॉर द रीपेमेंट ऑफ बैड डेट। मास्टर प्लान ऑफ पतंजलि ग्रुप बिहाइंड द एक्विजिशन ऑफ रुचि सोया इंडस्ट्रीज। जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स थे यानी कि जिन्होंने उसे डेट दिया था, उन्होंने इस बैंक्रप्सी प्रोसेस को रिजॉल्व करने के लिए रुचि सोया इंडस्ट्री को दूसरी किसी एफएमसीजी कंपनी को सेल करने का डिसीजन लिया। उस वक्त रुचि सोया इंडस्ट्री को एक्वायर करने के लिए सिर्फ 2 ही कंटेंडर्स रेडी थे। फर्स्ट इज पतंजलि ग्रुप एंड सेकंड इज अदानी विल्मर और फाइनली पतंजलि ग्रुप ये डील जीत गया। दिसंबर 2019 में पतंजलि ग्रुप ने रुचि सोया इंडस्ट्री के 99% स्टेक को 4,300 करोड़ में एक्वायर कर लिया। लेकिन अब पतंजलि के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे जिससे कि वो 4,300 करोड़ पे कर सके। सो पतंजलि ने सिर्फ 1,000 करोड़ ही अपने खुद के पैसे लगाए और बाकी के 3,000 करोड़ का लोन ले लिया, वो भी उसी बैंक से जिसने रुचि सोया इंडस्ट्री को डेट दिया था और जो रुचि सोया इंडस्ट्री को सेल कर रहे थे। किसी भी लोन के लिए कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है एज अ कोलेट्रल। सो पतंजलि ने 3,000 करोड़ के लोन के लिए रुचि सोया के ही शेयर्स को एज अ कोलेट्रल रख दिया। टेक्निकली बैंक्स ने 4,000 करोड़ पाने के लिए 3,000 करोड़ का लोन दे दिया और दूसरी तरफ रुचि सोया इंडस्ट्री कमबैक करने की तैयारी कर रहा था। 2020 में रुचि सोया इंडस्ट्रीज स्टॉक एक्सचेंजेस पर रीलिस्ट हो गई और उसका शेयर 16.5 रुपीज प्राइस पे ट्रेड करने लगा। अब रीलिस्ट होने के 5 महीने के अंदर ही रुचि सोया का शेयर, जो कि वर्थलेस प्राइस 16 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, उसकी प्राइस 9000% से भी ज्यादा बढ़ गई और सिर्फ 5 मंथ्स के अंदर 16.5 से 1500 रुपीज पर ट्रेड करने लगा। अब ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि रुचि सोया इंडस्ट्री फिर से अपनी लीडिंग पोजीशन पर जा रही थी, बल्कि इसका रीजन कुछ और ही था। आप शायद ये भूल रहे हो कि सिर्फ 1% स्टेक ही पब्लिक के पास था और बाकी का 99% स्टेक पतंजलि ग्रुप के पास था। यानी कि पतंजलि ग्रुप के पास वो पावर थी कि वो जब चाहे तब शेयर की प्राइस को बढ़ा सके।
बिग गेम बिहाइंड रुचि सोया एफपीओ। एज पर रेगुलेशंस ऑफ सेबी, किसी भी कंपनी में लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए उस कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग्स मिनिमम 25% तो होनी ही चाहिए। सो सेबी के फोर्स के कारण पतंजलि ग्रुप को 3 साल के अंदर अंदर रुचि सोया इंडस्ट्री में पब्लिक शेयर होल्डिंग्स को मिनिमम 25% तो करना ही पड़ेगा। और इसी रीजन से पतंजलि ने एफपीओ लाने का डिसीजन लिया। इस एफपीओ के जरिए पतंजलि ग्रुप 4300 करोड़ रेज करना चाहता है। बट वेट, पतंजलि ग्रुप ने 4300 करोड़ में रुचि सोया इंडस्ट्री के 99% स्टेक को एक्वायर किया था और अब वो रुचि सोया के एफपीओ के जरिए 4300 करोड़ ही रेज करना चाहते हैं। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, पतंजलि ग्रुप ने रुचि सोया को फ्री में खरीद लिया। दैट्स इट।